नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। विपक्षी गठबंधन की गांठ बंद कम रही है, खुल ज़्यादा रही है। तीसरी बैठक मुंबई में इस गठबंधन की हो गई, जिसका नाम रखा गया है INDIA इंडिया। अब इस तीसरी बैठक और पहली से तीसरी बैठक तक के सफ़र को देखें तो क्या हुआ है। एक बेंगलोर में नाम तय हुआ, उसके बाद मुंबई में 3 कमेटियां बनी हैं। एक स्टीयरिंग कमेटी या संचालन समिति बनी है, एक कैंपेन कमेटी बनी है और एक सोशल मीडिया की कमेटी बनी है। कुल इतनी प्रोग्रेस हुई है 3 बैठकों में। 3 बैठकों के बावजूद और अनौपचारिक बातचीत के बावजूद कोई संयोजक नियुक्त नहीं हो पाया। हम प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, चेहरा कौन होगा, यहाँ संयोजक तय नहीं हो पा रहा है। तो मुंबई में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, यानी किस पर सहमति बनी और किस पर नहीं बनी। तो सहमति बनी इस कमेटी पर। जो स्टीयरिंग कमेटी बनी है उसमें सेकेंड रैंक के नेताओं को रखा गया है। अब उसका मतलब समझिए, ये नेता उनके नाम पढ़ के आपको सुना देता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कमेटी का स्टेचर क्या है। इसमें कांग्रेस पार्टी से केसी वेणुगोपाल हैं, शरद पवार हैं एनसीपी के अध्यक्ष, संजय राउत हैं शिवसेना से, उद्धव ठाकरे नहीं, तेजस्वी यादव हैं आरजेडी से, टीएमसी से अभिषेक बनर्जी हैं ममता बनर्जी के भतीजे, आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा हैं, टीआर बालू हैं डीएमके से, जावेद खान हैं समाजवादी पार्टी से, ललन सिंह हैं जेडीयू से, जनता दल यूनाइटेड से, हेमंत सोरेन हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से, डी राजा हैं सीपीआई से, उमर अब्दुल्ला हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से, महबूबा मुफ्ती पीडीपी से हैं। सीपीएम ने अपना नाम नहीं बताया, सीपीएम बाद में नाम बताएगी। अब लगे हाथ कैंपेन कमेटी के सदस्यों का नाम भी सुन लीजिए। गुरदीप सप्पल कांग्रेस पार्टी से, संजय झा जनता दल यूनाइटेड से, जो मंत्री भी जल संसाधन मंत्री हैं बिहार में और नीतीश कुमार के करीबी हैं, अनिल देसाई शिवसेना से, पीसी चाको एनसीपी से, चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से, किरणमय नंदा समाजवादी पार्टी से, संजय सिंह आम आदमी पार्टी से, संजय यादव आरजेडी से, अरुण कुमार सीपीएम से, विनय विश्वास सीपीआई से, जस्टिस हसनैन मसूदी नेशनल कॉन्फ्रेंस से, शाहिद सिद्दीकी आरएलडी से और एनके प्रेमचंद्रन आरएसपी से, जी देवराजन ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से, टीएमसी बाद में नाम बताएगी। मतलब ये 2 कमेटियां बनी, इनमें भी सब ने अपना नाम नहीं बताया। कैंपेन कमेटी में टीएमसी बाद में बताएगी और स्टीयरिंग कमेटी में सीपीएम बाद में नाम बताएगी। तो ये कमेटी, ये जो कैंपेन कमेटी बनी है, इनमें से 2/3 ऐसे लोग हैं या तो चुनाव कभी लड़े नहीं, या चुनाव जीते नहीं, या सांसद नहीं है, या विधायक नहीं है। ऐसे लोगों की कैंपेन कमेटी की ताकत से विपक्षी गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को हराने का दावा कर रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि स्थिति क्या है विपक्षी दलों की। जो स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है उसमें सेकेंड रैंक के नेताओं को रखा गया है, जो कोई फैसला नहीं ले सकते। जब भी कोई बड़ा फैसला, नीतिगत फैसला लेना होगा तो दूसरे नेता लेंगे, लेकिन वो कमेटी में नहीं होंगे। अब आप इस खेल को समझिए, यानी कि हर मुद्दे पर विवाद होगा। पहली बैठक में जो पटना में हुई, उसमें से अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट करके चले गए थे। दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई, उसमें से नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट करके चले गए थे। तीसरी बैठक मुंबई में हुई, उससे ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट करके चली गई। तो इससे विपक्षी गठबंधन का अंदाज़ा लगाइए। लेकिन मुंबई में और भी कुछ हुआ। मुंबई में एक प्रस्ताव तैयार किया गया जातिगत जनगणना के लिए। आपको याद होगा कि बेंगलुरु में इस पर एक संकल्प लिया गया था कि जातिगत जनगणना को जोर शोर से इस मुद्दे को उठाएगी और जो विपक्ष के शासन वाले राज्य हैं वहाँ जातिगत जनगणना कराई जाएगी। बिहार में हो रहा है और राज्यों में भी हो, और केंद्र सरकार पर ये दबाव डाला जाएगा राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना कराए। बेंगलुरु से मुंबई आते आते मामला बदल गया। प्रस्ताव तैयार था लेकिन पास नहीं हो पाया। क्यों?
क्योंकि टीएमसी यानी ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे इन दोनों ने इसका विरोध किया। इनका कहना था कि ये इस तरह का मुद्दा उठाने से सवर्ण हमारे खिलाफ हो जाएगा, तो हमको इसका फ़ायदा होने की बजाय नुकसान हो सकता है। तो कांग्रेस जो अपना ट्रम्प कार्ड मानकर चल रही थी कि मोदी को घेरने के लिए जातिगत जनगणना जो है वो मुद्दा केंद्रीय मुद्दा बनाएंगे लोकसभा चुनाव 2024 का, वो मुद्दा उसके अपने लोगों ने ही फुस कर दिया। मतलब ये मुद्दा अब राष्ट्रीय चुनाव का मुद्दा यानी 2024 के लोकसभा का चुनाव का मुद्दा नहीं बन पाएगा। ममता बनर्जी को दूसरी भी नाराज़गी, दो और नाराज़गियाँ। उनको इस बात पर नाराज़गी थी कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अदानी का मुद्दा उठाया। उनका जब गठबंधन बन गया है तो किसी भी मुद्दे पर जो भी राय जाए वो गठबंधन की राय होनी चाहिए। पहले उस मुद्दे पर गठबंधन में डिस्कशन होना चाहिए, उस पर एक फैसला हो, उसके बाद ही जो कोई राय रखी जाए। राहुल गांधी का ये इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना अडानी के खिलाफ उनको पसंद नहीं आया, उस पर उन्होंने एतराज़ किया। दूसरा एतराज़ उनको था कि कांग्रेस पार्टी बता नहीं रही है कि पश्चिम बंगाल में सीटों के तालमेल के लिए वो क्या कर रही है। जब वो ये बात कहती हैं कि क्या कर रही है तो उनका सीधा मतलब होता है कि वो सीपीएम के साथ रहेगी या सीपीएम का साथ छोड़ेगी। सीपीएम के साथ रहेगी कांग्रेस पार्टी तो ममता बनर्जी की पार्टी से कोई समझौता नहीं हो पाएगा, और कांग्रेस पार्टी सीपीएम का साथ छोड़ना नहीं चाहती। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पश्चिम बंगाल में क्या होने वाला है। एक और विवाद का कारण बना, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले या प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब फोटो सेशन हुआ तो उसमें अचानक वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पहुंच गए। कपिल सिब्बल अभी किसी पार्टी में नहीं हैं, वो निर्दलीय राज्यसभा सदस्य हैं, समाजवादी पार्टी के समर्थन से जीते थे। ये सवाल उठा, कांग्रेस के लोगों ने उठाया। केसी वेणुगोपाल ने उद्धव ठाकरे से सवाल पूछा कि किसने बुलाया इनको। जो गेस्ट लिस्ट है उसमें कपिल सिब्बल का नाम नहीं था। कुछ लोगों ने फारूक अब्दुल्ला और लालू प्रसाद यादव ने बीच बचाव किया और मामला जो है शांत हुआ। तो कुल मिलाकर हासिल क्या हुआ इस पूरी बैठक का? 3 बैठकें हो चुकी, आप एजेंडा तय नहीं कर पाए हैं, आप कोई संयोजक तय नहीं कर पाए हैं, आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे ये तय नहीं कर पाए हैं। हर बैठक में कहते हैं मोदी को हटाना है, देश को बचाना है। तो केवल इस मुद्दे पर मोदी को क्यों हटाना है ये बताने की स्थिति में अभी तक विपक्षी दल नहीं आए। इस बीच में थोड़ा जो है हल्के फुल्के अंदाज में भी बात हुई सीटों के तालमेल को लेकर। तो ममता बनर्जी ने सीताराम येचुरी की ओर देखकर थोड़ा व्यंग किया, कहा कि ये कैसे चुनाव लड़ेंगे, एक राज्य में साथ लड़ेंगे, दूसरे राज्य में खिलाफ लड़ेंगे, तो ये कैसे होगा। तो सीताराम येचुरी ने ममता बनर्जी का नाम लिए बिना कहा कि राहुल गांधी से पूछिए, वो बगल में ही बैठे थे ममता बनर्जी के, कि उनसे कहिए कि केरल में सीपीएम के लिए सारी सीटें छोड़ दें। तो ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि विपक्षी दलों का जो ये गठबंधन बना है उसमें चल क्या रहा है, किस तरह की बातें हो रही हैं, किस तरह की चर्चा हो रही है और किस तरह के फैसले हो रहे हैं। ये जो स्टीयरिंग कमेटी या कैंपेन कमेटी बनी है, ये लोगों आम जनता को तो छोड़ दीजिए, ये इन पार्टियों जो पार्टियां इकट्ठा हुई हैं 28, इनके कार्यकर्ताओं में भी उत्साह नहीं भर पाएगी। इनमें से ऐसा कोई नहीं है जिसको मास लीडर कह सके, जिसकी अपील हो, चाहे कैंपेन कमेटी हो चाहे स्टीयरिंग कमेटी हो। किसी नेता का अपना ज़मीनी आधार नहीं है। हेमंत सोरेन को आप झारखंड में मान सकते हैं और थोड़ा बहुत आप उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर में मान सकते हैं। ये बता रहा हूँ जो स्टीयरिंग कमेटी बनी है। जो कैंपेन कमेटी है उसमें एक भी ऐसा नेता नहीं है जो अपने प्रदेश में पूरी तरह से जाना जाता हो। तो ऐसे लोगों को साथ लेकर, ऐसे लोगों की सेना बनाकर मोदी से और भाजपा से लड़ेंगे, ये शेख चिल्ली के हसीन सपने से ज़्यादा कुछ नहीं है। जिस तरह की तैयारी चाहिए और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक जिस तरह से छक्के मार रहे हैं। G20 का समिट होने वाला है इसी महीने संसद का विशेष सत्र होने वाला है। उसमें क्या होगा विपक्ष को कुछ पता नहीं है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव का रास्ता साफ करने के लिए कमेटी बन गई है और इसी महीने संभव है, बहुत संभव है, नहीं तो अगले महीने तक
370 पर, जम्मू कश्मीर पर अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय करने पर, हटाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। इन सब मुद्दों का मुकाबला करने के लिए विपक्ष के पास क्या है, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उनके पास कोई नैरेटिव नहीं है, कोई नैरेटिव बनाने वाला नहीं है, कोई ऐसा नेता नहीं है जिसकी विश्वसनीयता हो कि वो जो कहे वो लोग मान सके। राहुल गांधी की सुई 2 मुद्दों पर अटकी हुई है, एक लद्दाख और दूसरा जो है वो अडानी। इसके अलावा उनको देश में कोई मुद्दा ही नहीं दिख रहा है। आप देखिए मुंबई की बैठक में भी जो वो बोले वो इन्हीं दोनों मुद्दों पर वो उनका ध्यान केंद्रित रहा, और उसके अलावा वो कोई नैरेटिव हो सकता है बीजेपी का मुकाबला करने के लिए, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं बोला। वन नेशन वन इलेक्शन पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है अभी तक सामने नहीं आया। इस गठबंधन का क्या स्टैंड है अभी तक सामने नहीं आया। तो कुल मिलाकर ये गठबंधन ऐसा लगता है कि सिर्फ कुछ नेताओं के मिलने के लिए, मिलजुल कर गपशप करें, खाना पीना खाएं और चले जाएं, उसी तक सीमित नज़र आ रहा है। इसमें कोई लड़ने का मादा नज़र नहीं आ रहा। और तो और छोड़िए, एक छोटी सी चीज़, लोगो, गठबंधन का लोगो तय नहीं हो पाया। अब उसके बारे में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। पहले जो खबर आई थी उसमें कहा जा रहा था कि अल्फ़ाबेट के हिसाब से कलर्स का सिलेक्शन हुआ है, वो तिरंगे के हिसाब से। तो IN जो है वो सैफरन कलर का होगा, भगवा रंग का होगा। D जो है वाइट बेस पर नीला होगा, जो चक्र है झंडे में, उसके हिसाब से। और IA आखिर में जो है वो हरे रंग का होगा। तो ऐसा सुना जा रहा है, मुझे मालूम नहीं है, पक्की जानकारी नहीं है। ये पहले भगवा रंग होने पर एतराज़ है। तो आप देखिए कहाँ कहाँ के किस किस तरह के एतराज़ हैं। जून से लेकर अभी तक जो गठबंधन अपने गठबंधन का लोगो तक फाइनल न कर पाए, उससे आप उम्मीद करें। और इस बात की संभावना प्रबल होती जा रही कि हो सकता है लोकसभा चुनाव जल्दी हो जाए। तो समय से हो तब भी तैयारी नहीं है, समय से पहले हो जाए तो विपक्ष की क्या तैयारी है। न नेता है, न नीति है, न कार्यक्रम है, न संगठन है, कैसे लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर जो मैं शुरू से कह रहा हूँ, इस गठबंधन का कुछ नहीं होना है। दूसरे जितने आज तक राष्ट्रीय स्तर पर फेल्ड गठबंधन हुए हैं उनमें से एक ये भी शामिल हो जाएगा। उससे ज़्यादा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि यह चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।